कुछ शख्सियत अपने वक्त में एक धमाके की तरह आती हैं और उनका असर पीढ़ी दर पीढ़ी बना ही रहता है। लोग अपने आप को उनके पक्ष या विपक्ष में बांटते हैं, उन पर बहस चलती है और धीरे धीरे वो जनमानस का अहम हिस्सा बन जाते हैं। कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो सच है कि अक्सर ये लोग अपने समय के प्रतिनिधि होते हैं। ऐसी ही शख्सियतों में से एक थे नरेंद्र नाथ दत्त, यानी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को आज के ज़माने में हम उनकी कुछ अहम रचनाओं या भाषणों के जरिए जानते हैं, जैसे शिकागो की सर्वधर्म संसद में दिया गया उनका मशहूर भाषण, राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग पर उनकी रचनाएं, या फिर पतंजलि योग सूत्र की व्याख्या। लगभग इन्हीं किताबों के जरिए आज स्वामी विवेकानंद के विचार हमारे सामने आते हैं। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि भारत के लिए उनका एक खास मिशन था। वो नएपन के साथ भारत की बदलती आध्यात्मिक और सामाजिक विचारधारा का मॉडल थे। अपने खास शिष्यों के साथ एकांत में की गई उनकी बातों का अंदाज उनके प्रसिद्ध भाषणों या किताबों से काफी अलग था, जो उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये कम पढ़ी सुनी गई अनमोल बातें हैं कहां? ये हैं स्वामी विवेकानंद और उनके शिष्य शरत चंद्र चक्रवर्ती के गुरु शिष्य संवाद में। आइए जानते हैं स्वामी विवेकानंद के अनसुने पहलुओं को इस अनमोल गुरु शिष्य संवाद के जरिए। विवेकानंद जी के संग में ये शरत चंद्र चक्रवर्ती की मूल बांग्ला किताब गुरु शिष्य संवाद के 2 खंडों का हिंदी अनुवाद है। शरत चंद्र समय समय पर स्वामी विवेकानंद के पास जाया करते थे। इन मुलाकातों में जो इन दोनों की बातचीत हुई, उसे शरत चंद्र ने कागज पर उतारा है। किताब शुरू होती है कलकत्ता के बाग बाजार में प्रियनाथ मुखर्जी के घर से। ये वो समय है जब स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना नहीं की थी, बेलूड़ मठ भी नहीं बना था और शरत चंद्र भी विवेकानंद के शिष्य नहीं थे। इस बातचीत में स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और यहाँ तक कि आर्थिक और शिल्पकला संबंधी, राष्ट्र संबंधी विचार भी दर्ज हैं। शरत चंद्र का शिष्य बनना, मठ के लिए नीलांबर मुखोपाध्याय की वाटिका किराए पर लेना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना और बेलूड़ मठ के निर्माण तक सब कुछ रोचक अनसुने प्रसंगों के साथ दर्ज है। अब अगर रोचक प्रसंगों की ही बात करें तो इस किताब में ऐसे प्रसंग भरे पड़े हैं जो आपको वाकई में स्वामी विवेकानंद की किसी दूसरी रचना में पढ़ने को नहीं मिलेंगे। अब जैसे जिक्र है कि विदेश से लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद गोपाल लाल शील के बाग में ठहरे हैं। शरत चंद्र चक्रवर्ती भी उनके पास आते जाते हैं। अब विदेश से लौटे एक सन्यासी के लिए, जिसने पूरे विश्व भर में अपना झंडा फहरा दिया है, कुछ लोग तो प्रेम से उस बाग में उनसे मिलने आते हैं और कुछ लोग बड़ी जलन से उनसे मिलने आते हैं। ऐसा ही एक जिक्र शरत चंद्र चक्रवर्ती ने इस किताब में किया है। बाग बाजार से कुछ मारवाड़ी परिवारों के संरक्षण में रह रहे प्रकांड विद्वान पंडित स्वामी विवेकानंद से वाद विवाद करने आते हैं, शास्त्रार्थ करने आते हैं। बाग में घुसते ही वो लोग स्वामी विवेकानंद से संस्कृत में बात करना शुरू कर देते हैं। स्वामी विवेकानंद भी बड़ी गंभीरता से उन सब लोगों का संस्कृत में ही जवाब देते हैं। फिर अचानक ये लोग चिल्ला चिल्लाकर उनसे शास्त्र संबंधी प्रश्न पूछने शुरू कर देते हैं। माहौल बहुत गर्म है। स्वामी विवेकानंद के शिष्यों को भी डर है कि कहीं गुरुजी हार तो नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद स्वामी विवेकानंद बड़ी गंभीरता से, सरलता से उन सब के प्रश्नों का जवाब देते जाते हैं। अपना भी मत बखूबी रखते हैं। बस एक जगह गलती से स्वामी विवेकानंद के मुंह से अस्ति की जगह स्वस्ति निकल जाता है। इस पर वो सारे पंडित बड़ी जोर से हंसते हैं। इस सब के बावजूद शास्त्रार्थ में स्वामी विवेकानंद विजयी होते हैं। उनका मत ही उन सारे पंडितों को मानना पड़ता है।
जब वो पंडित वहाँ से चले जाते हैं तो स्वामी विवेकानंद शरत चंद्र चक्रवर्ती से कह रहे हैं कि हमारे देश की खराब बात ही यह है कि लोग एक फल के छिलके पर ही चिपटे रहते हैं, यानी भाषा पर, उसकी मूल भावना पर जरा भी ध्यान नहीं देते। इसी तरह से जिक्र है कि स्वामी विवेकानंद कुछ दिन किराए के बेलूड़ मठ में रह रहे हैं अपने शिष्यों के साथ, नीलांबर बाबू के बाग में। नीलांबर बाबू के बाग में इस किताब में जिक्र है कि स्वामी विवेकानंद ने बहुत सारे स्तोत्र और कविताएं लिखी। ये कविताएं जो आज हम स्वामी विवेकानंद की कवितावली में देखते हैं, इनमें से ज्यादातर इसी नीलांबर बाबू के बगीचे में लिखी गई हैं। जिक्र है कि शरत चंद्र चक्रवर्ती को स्वामी विवेकानंद अपनी कविताएं दे रहे हैं पढ़ने के लिए कि ज़रा देख लो इसमें सब ठीक है या नहीं, क्योंकि मैं कविताएं बहुत भाव विभोर होकर लिखता हूँ और उन कविताओं में इस भावना के बहाव की वजह से कहीं कहीं कुछ गलतियां हो सकती हैं, तो देख लो कि पोएटिक मीटर ठीक है या नहीं, व्याकरण की गलती तो नहीं है। अपने ज़माने के दूसरे साहित्यकारों के बारे में भी स्वामी विवेकानंद का एक नज़रिया है। शरत चंद्र चक्रवर्ती से बातचीत में वो अपने ज़माने के कुछ साहित्यकारों का जिक्र कर रहे हैं, जैसे भारत चंद्र का। कह रहे हैं कि भारत चंद्र के पिछड़े हुए और अश्लील साहित्य को तो पाठकों के पास भी नहीं पहुंचने देना चाहिए। वहीं वो माइकल मधुसूदन दत्त की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि माइकल मधुसूदन दत्त का लिखा मेघनाद वध पूरे बांग्ला साहित्य की मुकुटमणि है। आज लोग उसकी आलोचना ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन तुम देख लेना भविष्य में वो उसकी तारीफ ज़रूर करेंगे। स्वामी विवेकानंद ही शरत चंद्र चक्रवर्ती से इस किताब में जिक्र कर रहे हैं कि माइकल मधुसूदन दत्त के मेघनाद वध की आलोचना करते हुए उस समय के कई पंडितों ने इसका मजाक उड़ाते हुए एक किताब लिखी, इसका नाम था छुछूंदर वध। इस सब के बावजूद आज माइकल मधुसूदन दत्त का मेघनाद वध स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि हिमालय की तरह बांग्ला साहित्य में एकदम स्थिर खड़ा है। साहित्य कला से हटते हुए स्वामी विवेकानंद सामान्य ज्ञान की तरफ भी बहुत गंभीर हैं। किताब में एक बड़ा मज़ेदार दृश्य है कि शरत चंद्र चक्रवर्ती कमरे में घुसे, स्वामी विवेकानंद अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं और वहां एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के 11 मोटे मोटे खंड रखे हैं। शरत चंद्र चक्रवर्ती वो देखते ही कहते हैं कि ये इतने सारा पढ़ाई करना तो एक मनुष्य जीवन में संभव नहीं है। लेकिन उनको ये जानकर हैरानी होती है कि उन मोटे मोटे 11 खंडों में से 10 तो स्वामी विवेकानंद पढ़ चुके हैं और अब 11वां उठाया हुआ है। इस बात पर शरत चंद्र को जरा भी विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने उन 10 में से एक एक खंड उठाकर स्वामी विवेकानंद से 2-2, 3-3 सवाल पूछने शुरू किए और स्वामी विवेकानंद ने हर सवाल का सही जवाब दिया। यह देखकर शरत चंद्र चक्रवर्ती ने कहा कि भाई ये शक्ति तो किसी मनुष्य की नहीं हो सकती। अब इस किताब की खास बात यह है कि इसमें स्वामी विवेकानंद हर वक्त आध्यात्म, ज्ञान, समाज, राष्ट्र इनकी शिक्षा देते हुए नहीं दिख रहे हैं। बहुत ही साधारण मनुष्य की सी संवेदना भी लिए हुए हैं। छोटी छोटी बातों पर बहुत खुश हो जाना, बहुत दुखी हो जाना भी उनके स्वभाव में दिखता है। अब जैसे एक जगह इस किताब में शरत चंद्र चक्रवर्ती ने बड़ा मज़ेदार वाकया बयान किया है। स्वामी विवेकानंद एक बार बलराम बाबू के घर रहने गए। उस वक्त वहाँ बलराम बाबू का परिवार बाहर गया हुआ था। अब स्वामी विवेकानंद और शरत चंद्र चक्रवर्ती को ही घर में रहना था। तय ये हुआ कि शरत चंद्र चक्रवर्ती खाना बनाएंगे। बस ये सुनते ही स्वामी विवेकानंद इतना उत्साहित हो गए कि एक लंबी लिस्ट उन्होंने शरत चंद्र चक्रवर्ती को दे दी। मूंग की दाल बनानी है, भात बनाना है, सुक्तुनी बनानी है, तरकारी झोल बनाना है, खटाई बनानी है, संदेश बनाना है, दही की व्यवस्था रखनी है। अब इतना सारा सामान इकट्ठा करके शरत चंद्र चक्रवर्ती ये सब बनाने तो लगे, लेकिन स्वामी विवेकानंद बीच में ही एक बच्चे की तरह दुखी होते हुए, जिद करते हुए बार बार कह रहे हैं कि यार तुमसे खाना जल्दी नहीं बनाया जा रहा, कितनी भूख लगी है, पेट जल रहा है भूख के मारे, जल्दी खाना दो, जल्दी खाना दो। अंत में शरत चंद्र को स्वामी विवेकानंद के लिए सिर्फ भात और सुक्तुनी पहले देनी पड़ी ताकि थोड़ा शांत हो जाए। लेकिन खैर अंत में सारी चीज़ें खाने के बाद संदेश और दही खाते खाते विवेकानंद शरत चंद्र से कहते हैं कि भाई वाह, ऐसा खाना तो वही बना सकता है जिसका दिल भी बहुत साफ हो।
ऐसे ही एक जगह जिक्र है कि रामकृष्ण मठ की कार्य प्रणाली के बारे में अपने शिष्यों को इकट्ठा करके स्वामी विवेकानंद कुछ समझा रहे हैं। वहां स्वामी योगानंद भी हैं। स्वामी विवेकानंद के शिष्यों को समझा लेने के बाद स्वामी योगानंद विवेकानंद के पास आकर कहते हैं कि तुम ये सब जो कर रहे हो ये काफी कुछ विदेशी प्रणाली जैसा लगता है। तुम्हें विश्वास है ना कि श्री रामकृष्ण परमहंस का यही उद्देश्य था? हम कुछ अलग तो नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उस वक्त स्वामी विवेकानंद स्वामी योगानंद को समझा तो लेते हैं, लेकिन यह संशय, ये शक उनका पीछा नहीं छोड़ता। उसी दिन शाम को स्वामी विवेकानंद स्वामी योगानंद और शरद चंद्र चक्रवर्ती को लेकर गिरीश चंद्र घोष के घर गए। गिरीश चंद्र घोष यानी उस वक्त के कलकत्ता के बड़े लेखक, नाटककार, थिएटर आर्टिस्ट और गायक। स्वामी विवेकानंद उन्हें प्यार से जीसी कहते थे। अब उनके घर पहुंचकर विवेकानंद गिरीश चंद्र घोष से पूछते हैं कि यार जीसी, ये सब कर तो रहा हूं, लेकिन शक है, कहीं मैं कोई नया संप्रदाय तो नहीं बना दूंगा, क्योंकि श्री रामकृष्ण परमहंस का उद्देश्य तो समन्वय करना था, संप्रदाय बनाना नहीं था। लेकिन फिर सोचता हूं कि संप्रदाय बनता भी है तो बन जाने दो, उनकी शिक्षाओं का प्रचार तो अच्छे से हो पाएगा। बस इसी उहापोह में रहता हूं, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। तो स्वामी विवेकानंद परेशान भी रहते हैं। उनकी विदेश यात्राओं के बारे में हम तो यही जानते हैं कि उन्होंने जाकर भारतीय आध्यात्म का, संस्कृति का परचम लहराया, जिसके बाद लोगों ने काफ़ी अरसे के बाद भारत के आध्यात्म को, संस्कृति को जानना शुरू किया। लेकिन इस किताब में विवेकानंद शरद चंद्र चक्रवर्ती से बात करते हुए जिक्र कर रहे हैं कि विदेशों में कई बार उन्हें बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी। जब वो किसी के घर जाकर कोई भाषण देने वाले होते थे तो पहले से ही कोई उस घर जाकर उनके कान भराता था, लोगों के कान भराता था, जिसके बाद स्वामी विवेकानंद को उस घर में घुसने भी नहीं दिया जाता था। अब ऐसे ही एक जिक्र है कि एक बार ये लोग सब जू घूमने गए, बंगाल का अलीपुर जू। स्वामी विवेकानंद ने कुछ लोगों को अपने साथ लिया। वो लोग कौन थे? स्वामी विवेकानंद खुद, स्वामी योगानंद, शरद चंद्र चक्रवर्ती और साथ में थी सिस्टर निवेदिता। ये सब लोग जू घूमने गए हैं, जानवरों को देखकर बड़े मज़े में हैं। स्वामी विवेकानंद खुद इन सबको जानवरों के बारे में अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं। शरद चंद्र से एक बार मजाक करने की सूझी तो उन्होंने सांप दिखाकर शरद चंद्र को कहा कि देखो शरद, डार्विन की थियोरी ऑफ एवोल्यूशन के मुताबिक सांप ही बहुत सालों में कछुआ बना है। अब तुम लोग पूर्वी बंगाल में कछुआ तो खाते हो ना? शरद चंद्र कहते हैं हाँ, इसका मतलब तुम सांप खाते हो। शरद चंद्र अचानक घबरा जाते हैं और ये देखकर सिस्टर निवेदिता, योगानंद, विवेकानंद सब बड़े ज़ोर से हंसते हैं। इसके बाद इसी चैप्टर में उनकी उस जू के सुपरिटेंडेंट के साथ बहुत बढ़िया बातचीत है डार्विन की थियोरी ऑफ एवोल्यूशन पर, जिसमें स्वामी विवेकानंद का अपना मत है थियोरी ऑफ एवोल्यूशन को लेकर, लेकिन वो डार्विन को भी पूरी तरह नकारते नहीं हैं, एक सीमा तक डार्विन को भी स्वीकार करते हुए दिखते हैं। ऐसे ही एक दिन स्वामी विवेकानंद शरद चंद्र चक्रवर्ती को लेकर जुबली आर्ट एकेडमी घूमने गए। वहाँ के संस्थापक रणप्रसाद दासगुप्ता के साथ स्वामी विवेकानंद की बहुत अच्छी बातचीत कला, शिल्पकला को लेकर इस किताब में दर्ज है। स्वामी विवेकानंद इसमें रणप्रसाद से कह रहे हैं कि कला का उद्देश्य है मनोभावों को असरदार तरीके से प्रकट करना। अगर बहुत खूबसूरती है, रंग हैं, उसके बावजूद अगर मनोभाव नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है कला का। एक दिन और ऐसे ही रणप्रसाद से ही बात करते हुए स्वामी विवेकानंद शरद चंद्र से कहते हैं कि ज़रा मेरी वो अंग्रेज़ी की कविता काली द मदर लेकर आओ। स्वामी विवेकानंद रणप्रसाद को काली द मदर सुनाते हैं। सुनने के बाद रणप्रसाद हिल गए हैं, हतप्रभ रह गए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि क्या तुम कभी अपनी किसी कलाकृति में कोशिश करोगे इस कविता के ज़रिए कि कल्याणकारी और भयावह रूप दोनों काली के उसमें प्रकट हो सकें। तो कुल मिलाकर इसमें स्वामी विवेकानंद साहित्य, कला, डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इन सब पर बातचीत कर रहे हैं। दुखी भी हो रहे हैं छोटी छोटी बातों पर और उन्हीं छोटी छोटी बातों पर बहुत खुश भी हो रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें एक साथ एक किताब में मिलना बड़ा मुश्किल होता है, जो कि इस किताब ने कर दिखाया है।
अब इस किताब के जरिए अगर स्वामी विवेकानंद के दर्शन और आध्यात्म की बात करें तो थोड़े में यही कहा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद अपने शिष्यों को योग के उस दर्शन को ही समझाते दिखते हैं जहां मन की वृत्तियों का संपूर्ण निरोध करके आत्म साक्षात्कार करना ही परम लक्ष्य है। किताब में विवेकानंद से एक मुलाकात में लेखक गिरीश चंद्र घोष बताते हैं कि विवेकानंद के बारे में श्री रामकृष्ण ने कहा था कि सब समझ जाने से तो सब शून्य हो जाएगा, तो फिर कौन करेगा और किससे कराएगा। यानी उन्हें स्वामी विवेकानंद के समाधि में चले जाने से डर लगता था। किताब के जरिए मालूम चलता है कि ज्यादा आध्यात्मिक बातचीत में अगर विवेकानंद मग्न होने लगते थे तो गिरीश चंद्र घोष बातचीत को दूसरी तरफ मोड़ देते थे। वो नहीं चाहते थे कि विवेकानंद आत्मस्वरूप को प्रत्यक्ष कर लें, क्योंकि इससे उनका शरीर नहीं रहेगा। स्वामी विवेकानंद के मुताबिक आत्म साक्षात्कार करने का सबसे मजबूत तरीका संन्यास ही है। संसार निर्दयी है, संसारी मनुष्य संसार को ही सत्य मानने लगता है, सत्य और नित्य आत्मा से दूर होता जाता है। लेकिन साथ ही साथ विवेकानंद ये भी बताते हैं कि असीम भक्ति और ईश्वर को पाने की व्याकुलता भी आत्मा का दर्शन करा सकती है। वो कहते हैं कि भक्ति विशुद्ध प्रेम की ही तो अनुभूति है। प्रेम की संपूर्ण अनुभूति में देह बुद्धि तक नहीं रहती, मैं मर जाता है और आत्म साक्षात्कार होता है। हर जगह बस वही एक आत्मदर्शन होता रहता है और उनके मुताबिक परार्थ सेवा में भी यही गुण है। परार्थ सेवा में हमारा मन इस तरह कल्चर्ड हो जाता है कि उसे दूसरों का सुख, दूसरों का दुख, दूसरों की सेहत, दूसरों की ही भलाई दिखती है, जिससे मैं का भाव जाता रहता है और आखिरकार सब में विद्यमान एक ही आत्मा का एहसास होता है। स्वामी विवेकानंद इस पूरी किताब में कहीं तो एक तरफ समाधिस्थ होकर संसार से परे आत्म साक्षात्कार की बातें करते दिखते हैं और कभी व्यग्र होकर संसार में ही रहते हुए सिर्फ और सिर्फ सेवा करना चाहते हैं। किताब में गिरीश चंद्र घोष के साथ बड़ी अच्छी बातचीत दर्ज है आध्यात्म, दर्शन और समाज सेवा के विषय में। स्वामी विवेकानंद ने शरद चंद्र से मैक्स मूलर का अनुवाद किया हुआ ऋग्वेद मंगाया है और उसमें वो शरद चंद्र को शब्द का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। गिरीश चंद्र घोष भी मौजूद हैं। स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि असल में शब्द एक सूक्ष्म भाव होता है और जो संसार हम अपने आसपास देख रहे हैं ये उन्हीं सारे सूक्ष्म भावों का यानी शब्दों का स्थूल रूप है और उन सारे शब्दों को, उन सारे सूक्ष्म भावों के संग्रह को ही हम वेद कहते हैं। अब इतनी कॉम्प्लेक्स आध्यात्मिक दार्शनिक बातचीत में गिरीश चंद्र घोष भी तो हैं। वो सोचते हैं कि किस तरह से स्वामी विवेकानंद को आसमान से ज़मीन पर लाया जाए। तो वो स्वामी विवेकानंद से एक सवाल पूछते हैं कि नरेंद्र, एक बात बताओ, वेदांत तो तुमने पढ़ लिया, लेकिन आज जो देश में हाहाकार मचा है, क्या तुम्हारे वेदांत में उसका सीधा सीधा कोई जवाब है? जानते हो, आज उस घर में कुछ गुंडों ने स्त्रियों पर अत्याचार करके उन्हें मार डाला है। उस घर में आज पकाने के लिए अन्न नहीं है। उस घर का आज सारा धन लूट लिया गया है। देश में अकाल है, गरीबी बढ़ती जा रही है। इसके लिए क्या करें? शरद चंद्र लिखते हैं कि यह सब सुनकर स्वामी विवेकानंद अचानक ऐसा लगा जैसे ऊंचाई से गिर पड़े हों और उनको चोट लग गई हो और अचानक बहुत दुखी हो गए हैं। यहां तक कि उनकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे हैं। ये किसी को दिखाई न दे, इसके लिए स्वामी विवेकानंद फटाफट उस कमरे से बाहर भाग गए हैं। कुछ देर बाद लौटकर गिरीश चंद्र घोष से कहते हैं, गिरीश, एक सेवाश्रम बनाओ जिसमें इंसानों की जात पात धर्म बिना किसी चीज का ख्याल किए सबकी सेवा की जाएगी। सेवा से बढ़कर और कोई धर्म नहीं हो सकता गिरीश। कभी कभी मैं सोचता हूं कि सिर्फ अपने आप खुद की मुक्ति कर लेने से क्या होगा, हमें तो सभी को उस मार्ग पर लेकर चलना है ना। और यहां से शुरू होता है स्वामी विवेकानंद का अपने देश के लिए एक प्लान, आध्यात्म के आधार पर देश के लिए उनकी योजना।
शरत चंद्र चक्रवर्ती ने स्वामी विवेकानंद की शख्सियत के लगभग हर पहलू को इस किताब में बखूबी हमारे सामने पेश किया है। यह एक बहुमूल्य किताब है। इस किताब के बारे में एक ही वीडियो में सब कुछ बता देना बहुत मुश्किल भी है और इस किताब के साथ अन्याय भी। तो स्वामी विवेकानंद के जीवन के अनसुने पहलुओं को सुनने के लिए इंतजार करें भाग 2 का।